all of you. This is me, your host, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 न्यूज़ चैनल में एक बार फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तबसरे भी होते हैं, एनालिसिस भी होते हैं और अपडेट्स भी दी जाती हैं आपको। अगर आप भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई अपडेट हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। जनाब, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से हार गई और जनाब उदासी भी है और कहीं कहीं खुशी भी है कि पाकिस्तानी टीम एटलीस्ट इस बार फाइट करके हारी, क्योंकि लैकिंग है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों को अगर हम कुछ देर के लिए एक साइड पर हटाएं तो ये सारी दुनिया क्रिकेट ये बात जानती है कि मेलबर्न का जो कंडीशन है वो जो आउटसाइडर होते हैं, जो दूसरी कंट्री से जो बैट्समैन या बैटर या बॉलर्स आते हैं, उनके लिए कभी भी इतनी आइडियल नहीं रही। बहुत मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना, खास करके बैटर्स के लिए। पाकिस्तानी टीम ने इस बार फाइट किया और अगर मैं बात करूं हमारे कैप्टन शान मसूद की, तो शान मसूद ने और सलमान अली आगा ने जनाब निफ्स सेंचुरियां बनाई। ये एक अलग बात है कि इनकी निफ्स सेंचुरियां भी पाकिस्तानी टीम को कामयाबी से हमकिनार ना कर पाई। अगर मैं बात करूं बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने बनाए 41 रन, जबकि हमारे रिजवान जो हमारे बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं उन्होंने बनाए 35 रन। 35 रन बनाकर वो आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम जब सेकंड टेस्ट मैच खेल रही थी तो कई जगह पे ऐसा लगा कि पाकिस्तानी टीम सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम कर लेगी, जीत जाएगी और फतह हासिल करेगी। फतह से काफ़ी करीब महसूस हुई, लेकिन एशियन टीम्स में एक चीज़ बड़ी ख़ास देखी गई है और वो होती है उनकी जल्दबाजी। ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम की मैं बात करूं, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अलावा हमारी जो दूसरी एशियन क्रिकेट टीम और भी हैं, उनको भी देखा गया है कि सब बड़ी जल्दबाजी में होती हैं। तो पाकिस्तानी टीम भी मुझे बहुत जल्दबाजी में लगी। और अगर मैं बात करूं हमारे टेलर्स की, तो उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। ओके फाइन कि वो बॉलर्स हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप एक अच्छे बॉलर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेहतरीन बॉलर अगर एक अच्छा बैटर भी हो तभी वो कामयाब हो सकता है और क्रिकेट में उसकी लाइफ भी तभी ज़्यादा होती है। बहरहाल, और अगर मैं बात करूं बाबर आजम की, पूरी दुनिया में बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है और बाबर आजम की जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म ख़ास करके टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। पूरी दुनिया में बाबर आजम को लेकर, बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो बाबर आजम की बैटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में एक ही अंदाज में आउट हुए। दोनों इनिंग्स में एक ही अंदाज से वो बोल्ड हुए। तो दुनिया क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो बाबर के फैंस हैं, जैसे कि मैं और विक्रांत गुप्ता, इंडिया के एक नामी ग्रामी बहुत मशहूर और बहुत फेमस जनाब स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, और विक्रांत गुप्ता भी बाबर आजम को इस बार अच्छे से, कहते हैं ना कि जब हमें कोई पसंद होता है तो हम उसको हर तरह से फेवर देने की कोशिश करते हैं, और विक्रांत गुप्ता ने हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट किया है। जितना मैंने उनको सुना है हर जगह उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया। लेकिन इस बार विक्रांत गुप्ता भी बहुत अच्छे से बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर पाए। जब बाबर आजम के बैटिंग स्टाइल पर और सेम तरीके से बार बार सेम तरीके से आउट होने पर सवाल उठे तो वो बहुत अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लोगों को यही कहा गया कि जनाब बॉल बहुत अच्छा था, और विक्रांत गुप्ता ने ये भी कहा कि दुनियाई क्रिकेट में चाहे वो अच्छा बैटर हो चाहे वो अच्छा बॉलर हो, उसके ऊपर जवाल आता है, उसका डाउनफॉल आता है। तो बाबर आजम का भी अभी बुरा वक्त चल रहा है और बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। एक अच्छा बैटर जो बहुत अच्छी बैटिंग करता आता है, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो बहुत लंबे अरसे तक फॉर्म में नहीं होता। तो बाबर आजम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा कहना है विक्रांत गुप्ता साहब का। और यकीनन ये बाबर आजम से उनकी मोहब्बत का एक अमली सबूत है कि वो अभी भी बाबर आजम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल, बाबर आजम को बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की। कहीं ना कहीं दुनिया क्रिकेट में, और मैं भी ये फील कर रही हूँ कि बाबर आजम कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उनकी बैटिंग में वो पहला वाला कॉन्फिडेंस उसकी लैकिंग नज़र आ रही है। तो बाबर आजम अगर बेहतर समझते हैं तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से भी कुछ ऐसे चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ऐसा मेरा कहना है और ऐसा हमें दूसरे जो हमारे स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं उनका भी कहना है। बाबर आजम को आउट किया जनाब कैमिंस ने, और कैमिंस एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। कहा गया कि बॉल बहुत अच्छी थी जिस पर बाबर आजम आउट हुए, लेकिन बहरहाल जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इस बात को तो नहीं मानेंगे, वो बाबर आजम की बैटिंग को ही पे तनकीद ही हुए जा रही है। लेकिन एनीवे कैम्स एक अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी अपने आप को प्रूव किया, और सेकंड इनिंग में भी जनाब कैम साहब जो हैं वो 5 विकेटें लेने में एक बार फिर कामयाब हो गए। बहरहाल जो अच्छा परफॉर्म करता है उसकी तारीफ़ तो होती है, तो जो हमारे पैट कैम्स हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बेहतरीन शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया इस टेस्ट मैच में, और वो बहुत ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं टेस्ट मैचेस के हवाले से बात करूं तो पैट कमिंस की जो बॉलिंग है वो बहुत शानदार नज़र आ रही है। अब मैं बात करूंगी मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान जो हमारे बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे बैटर हैं, उन्होंने सेकेंड इनिंग में 35 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनका आउट समझ में, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। यकीनन जो हमारे स्पोर्ट्स, जो हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन तो बता रहे हैं जनाब के कोई रिस्ट बैंड का होता है कि रिस्ट बैंड जहाँ तक हो तो उसका टच नॉट आउट होता है। एनीवे जो भी मामला थे, अगर हम, लेकिन इसको दुनिया क्रिकेट में और जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, बल्कि अगर मैं दूर क्यों जाऊँ, अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया का जो मीडिया है वो चीख के कह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेकंड टेस्ट मैच जीत सकती थी अगर बाबर आजम को गलत आउट नहीं दिया होता। ऐसा कहना है इंडिया मीडिया का, और बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है कि पाकिस्तानी टीम जो सेकंड टेस्ट मैच हार गई है, जो शिकस्त का सामना हुआ है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट जो है वो रिजवान का आउट भी है, क्योंकि रिजवान का आउट लोगों को गलत लग रहा है, गलत डिसीजन लग रहा है, क्योंकि इन फील्ड जो अंपायर थे उन्होंने रिजवान को नॉट आउट दिया था। लेकिन जो थर्ड अंपायर को जब ये फैसला गया तो उन्होंने बहुत सारे एंगल से देखा और फिर फाइनली कहा कि जनाब रिजवान आउट है। हालांकि अगर हम माजी में बात करें या अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा डाउट होता है किसी चीज़ में, यानी हाँ और ना के दरमियान बहुत शक व शुबात होते हैं, तो उसका जो उसकी फेवर जो है उसको वो बैटर को दिया जाता है, बैटर को यानी बैटर के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हों किसी चीज़ पे। तो समझ नहीं आया कि यहाँ पे रिजवान को वो मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे डाउट थे तो रिजवान को नॉट आउट ही रखना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी इतने ज़्यादा 101% श्योर नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट लोगों का इस पर डिफरेंट राय है। बहरहाल इंडिया मीडिया तो इस पर बहुत चीख रहा है, और जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि वो भी ऐसा सोचते हैं कि अगर रिजवान विकेट पे रहते मज़ीद कुछ देर और तो पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तानी टीम सेकंड टेस्ट मैच जीत जाती, क्योंकि रिजवान की जो पार्टनरशिप है सलमान के साथ वो बहुत अच्छी जा रही थी। सलमान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और अगर रिजवान उस टाइम पे आउट नहीं होते तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तानी टीम सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम कर लेती। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी मैंने कहते हुए सुना, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि जो रिचर्ड हैं, जो अंपायर हैं रिचर्ड हैं, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि रिचर्ड ने जनाब रिवेंज लिया है पाकिस्तानी टीम से। अब ये रिवेंज क्यों लिया है, किस बात का लिया है? तो लोगों का कहना है, यानी कुछ लोगों का कहना है कि जनाब 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम में रिचर्ड भी मौजूद थे, और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने रिवेंज ले लिया और उन्होंने जनाब रिजवान को आउट करार दिया। तो बहरहाल डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करते हैं, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें अपने जज्बात होते हैं। तो एनीवे ये भी एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि अच्छी थी, जहां पे बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त की। वहीं पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उन कैचेस को भी कहा जा रहा है जो ड्रॉप किए अब्दुल्ला शफीक ने। और अब्दुल्ला शफीक, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मैं कैप्टन के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक फील्डर जो एक पोजीशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो कैप्टन ने क्यों उसकी पोजीशन चेंज नहीं की, और स्लिप में ही अब्दुल्ला शफीक ने जो है 2 बहुत ही अहम कैचेस छोड़े, जिसमें से एक कैच मिचेल मार्श का था, और अगर वो आउट हो जाते, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो वो 20 रन पे ही आउट हो जाते, लेकिन वहाँ पे उनका कैच ड्रॉप हुआ और फिर उन्होंने किया देर धनाधन धन, और इस तरह से 50-60 रन का और इजाफा हो गया।
तो अब्दुल्ला शफीक को अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की मज़ीद बात करूं तो ना सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ने फील्डिंग में कोई कमाल नहीं किया, बल्कि सेकंड इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने कोई ख़ास स्कोर भी नहीं किया, यानी कोई ख़ास कारकर्दगी अब्दुल्ला शफीक की नहीं थी। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी जो करता धरता हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, उनको पाकिस्तानी फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच हारने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो हमारी बैड फील्डिंग है। वो हमारी फील्डिंग की डिपार्टमेंट में एक बुरी परफॉर्मेंस है। और फील्डिंग कब अच्छी होती है? जब ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक अच्छे फील्डर बनोगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये प्रॉब्लम आज से नहीं, बल्कि कई सालों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फील्डिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर आज भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, और जिसका नतीजा फिर यही होता है जो कि पाकिस्तान का टेस्ट मैच आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम ने शिकस्त का सामना किया। और बहुत बड़ा रीज़न हमारी इसमें फील्डिंग डिपार्टमेंट में जो हमारी कमज़ोरियां हैं वो उभर के सामने आई, और दुनिया को मौका मिला इस पर बात करने का। यहाँ पर मैं इमामुल हक के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। इमामुल हक के बारे में मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुकी हूँ कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इमामुल हक। और अभी पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में इमामुल हक ने आई थिंक 112 रन बना के वो LBW में हैं। और जब हमने इमामुल हक को पहले टेस्ट मैच भी खिलाया, सेकंड टेस्ट मैच भी खिलाया, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ अब कि अब जो है साइम को मौका देना चाहिए। साइम को हम क्यों लेकर के आए हैं ऑस्ट्रेलिया अपने साथ, उसको क्यों बिठा के रखा हुआ है? आई थिंक साइम का राइट बनता है कि अब उसको थर्ड टेस्ट मैच में ज़रूर मौका देना चाहिए। इमामुल हक की जगह अब थर्ड टेस्ट मैच में साइम को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर थी, अच्छी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तानी टीम हारी, लेकिन फाइट करके हारी। जो टर्निंग पॉइंट थे उनमें कैचेस का ड्रॉप होना, उनमें फील्डिंग का अच्छा ना होना, वही उसी में आ जाता है। फील्डिंग अच्छी नहीं थी जब भी कैचेस ड्रॉप हुए। इसके अलावा एक्स्ट्रा रन्स का देना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पाकिस्तानी टीम की शिकस्त का सबब बना। एक्स्ट्रा रन दिए और फील्डिंग में लैकिंग थी। इसके अलावा अंपायर साहब ने भी कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जिससे पाकिस्तानी टीम शिकस्त से दो चार हुई। बहरहाल अच्छा खेले, हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला गो फॉर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट सीरीज़ अपने नाम कर चुका है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अपना थर्ड टेस्ट मैच भरपूर अंदाज में खेलेगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, है ना। अच्छा, ये मैंने आप कह रहे होंगे बुरी बातें करी, अच्छी बातें नहीं करी। नहीं जनाब, सेकंड टेस्ट मैच में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और हम उन पर भी बिल्कुल बात करेंगे। जैसे कि मीर हमज़ा को मौका दिया गया सेकंड टेस्ट मैच में, और मीर हमज़ा ने बेहतरीन बॉलिंग की, और कहना चाहिए ना, ख़ास विकेटें पाकिस्तानी टीम के लिए हासिल की उन्होंने। तो मीर हमज़ा को खिलाने का फ़ैसला बेहतरीन था, ये एक अच्छी बात थी। टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। इसके अलावा जनाब रिजवान को मौका दिया गया, और काश के रिजवान को फर्स्ट टेस्ट में भी मौका दिया जाता, ऐसा मैं सोचती हूँ। और बहरहाल उनको नहीं दिया गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में रिजवान को मौका दिया गया, और ये भी एक बहुत अच्छा फ़ैसला था। और फाइट करके हारी है पाकिस्तानी टीम, ये एक अच्छी बात है। तो एट द एंड बहरहाल अच्छी बुरी बातें तो हर जगह होती हैं, हर गेम में होती हैं, हर खेल का हिस्सा होती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी टीम सेकंड टेस्ट मैच हार गया, जो हो गया सो हो गया। अब आखिरी यानी थर्ड टेस्ट मैच होने जा रहा है 3 जनवरी से सिडनी में, और सिडनी की जो कंडीशंस है ना वो मेलबर्न से मुख्तलिफ है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम सिडनी में अपना बेस्ट देगी, क्योंकि वो उस कंडीशन में बेस्ट दे सकती है। तो हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि वो अपना थर्ड टेस्ट मैच सिडनी में भरपूर अंदाज में खेलेंगे, और जनाब तीसरा टेस्ट मैच ज़रूर अपने नाम करेंगे। MS धोनी जो कि इंडियन स्कीपर थे और बड़े फेमस क्रिकेट प्लेयर थे, वो जनाब पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। हमें ये अभी पता चला, मेरे लिए तो न्यूज़ बिल्कुल नई थी और मुझे बड़ी खुशी हुई जनाब। और जब इंडिया के लोग पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ करते हैं तो फिर क्या ही बात होती है। MS धोनी हुआ कुछ यूँ कि एक फ़ैन था, उसने MS धोनी से कोई बात कर रहा होगा खान के हवाले से, तो MS धोनी ने कहा जनाब कि अगर आप अच्छे खाना खाने के शौकीन हैं तो आप पाकिस्तान जाइए, वहाँ के खाने बहुत लजीज होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और इस पर उस मदा ने तो कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, कुछ नेगेटिव दिया। तो चलें वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्या याद करेंगे। उस पर उनके जो फ़ैन थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खाने
अच्छे होंगे अच्छे, और अगर अच्छे हैं भी, मैं तब भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये एक नेगेटिव सोच, एक नेगेटिव रिप्लाई था। एनीवे, लेकिन खुशी वाला हिस्सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। खुशी वाला हिस्सा ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये खबर मुझे पता चली कि जनाब हमारे MS धोनी जो हैं वो पाकिस्तानी खानों के दीवाने हैं। और नो डाउट पाकिस्तानी खाने जब भी ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट टीम बल्कि दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज से जब क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आती हैं किसी भी मैच के सिलसिले में, T20 के सिलसिले में या PLSA के सिलसिले में आती हैं, तो वो पाकिस्तानी खाने खाती भी हैं और तारीफ़ भी बहुत करते हैं और कुछ तो अपने साथ बांध के भी लेके जाते हैं। तो जनाब ये एक अच्छी न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं तो कुछ एक न्यूज़, एक बात ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कुछ आप लोग के होठों पर मुस्कान ले आए। तो यकीनन इस न्यूज़ से आपके होठों पर मुस्कान आ गई होगी, खुश रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और अपडेट भी आप लोगों को देना चाहूँगी कि हमारी जनाब जनवरी 2024 में पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेट टीम जा रही है जनाब जनूबी अफ्रीका के दौरे पर। कब जा रही है जनाब पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जाएगी 6 जनवरी को। लेकिन कल से उन लोगों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये प्रैक्टिस 9 दिन तक चलेगी और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है उसके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर कोई अपडेट आप भी देना चाहते हैं या प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और जनाब अपनी होस्ट बीना खान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बट कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।